हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना सैटरडे होने के कारण इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो लेके आए। जैसे होता है कि हम हफ्ते में सैटरडे संडे को जनरली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालते हैं। तो आज जो है वो क्लैरिफिकेशन ऑफ सेबीज न्यू मार्जिन रूल्स है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, तो उसका क्लैरिफिकेशन दूर करने की कोशिश की गई है। तो जितनी मेरी हो सकी कोशिश उससे वो मैंने किया है। इसमें आपने देखा होगा नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि बिगिनिंग फ्रॉम द अगस्त एंड टाइटल नॉर्म्स फ्रॉम दिसंबर इन फेज मैनर। एक्चुअली क्या है, कैश सेगमेंट में अगस्त से शुरू हो रहा है, 1 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। जो बाकी डेरिवेटिव सेगमेंट है उनमें ये 1 दिसंबर से सितंबर 2020 तक जाएगा, 1 सितंबर 2021 तक 100% करना है। मतलब दिसंबर से अगर सितंबर लगाएंगे तो हर 3 मंथ्स का इसमें वो रहेगा। पहले 3 मंथ में 25% मार्जिन ले लेना है। सेकंड थर्ड मंथ होंगे दूसरे, उसमें से 50, फिर तीसरे होंगे 75%, फोर्थ होंगे 100% होगा। तो उस तरीके से ये करना है। ये डिस्क्लेमर है। रूल्स इम्प्लीमेंटेशन। अब रूल्स इम्प्लीमेंटेशन में हम देखें न्यू मार्जिन, जो ये रूल्स में कहाँ से ये रूल्स आए, जो सीबी की साइट पर हैं उसके लिंक भी हमने नीचे दिया हुआ है। जितने डिस्क्रिप्शन है, जितने भी सर्कुलर्स वगैरह के लिंक होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये पहली जो पॉइंट है वो यही है कि अगस्त 1 से 2020 तक कैश सेगमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर बाकी दिसंबर से वो जी, जो दिसंबर से डेरिवेटिव सेगमेंट में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए दिसंबर तक 25%, फिर उसके 3 मंथ्स बाद ये लगभग 50%, फिर 75, फिर 100%, इस तरीके से रहेगा। ब्रॉड इम्पैक्ट ऑफ द न्यू मार्जिन, ये उनके लिए, जो मेरी फर्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड है वो उनके लिए जो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से, और थोड़ी डेप्थ में जिसको चाहिए कि किस तरह की कैलकुलेशन होगी, क्या रहेगा, उनके लिए बाकी स्लाइड्स उनके लिए। तो जो भी सिर्फ समझना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अब पहले क्या होता था कि सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द डे, पहले एंड ऑफ द डे में ही मार्जिन होता था, जो आपको इंटर डे की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह, उसका मार्जिन कैलकुलेट नहीं करता था। हालांकि लिखा हुआ था एक जगह कि कैलकुलेट काउंट करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं था क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है कि जो भी आप ट्रेड लेंगे किसी तरह का, जैसे डेरिवेटिव सेगमेंट का या कैश सेगमेंट का कोई सा भी लेंगे, तो उसका जो मार्जिन है वो ट्रेड करने से पहले ही होना चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि पहले क्या करते थे, जो ब्रोकरेज फर्म थे, एक क्लाइंट की मनी दूसरे क्लाइंट के लिए यूज़ कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको भी पता नहीं कौन कितना ट्रेड करेगा, है ना। और जो भी क्लाइंट ट्रेड करेगा, अगर उस पर उसको कोई भी मार्जिन देना है तो वो अब ब्रोकर खुद देंगे, ब्रोकरेज फर्म्स देंगी। प्लस वो क्या रहेगा कि वी ए आर प्लस ई एल एम से ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और जो वैल्यू एट रिस्क रहेगा उसको कॉम्बिनेशन से ज़्यादा का मार्जिन नहीं दे सकते। अगर उससे ज़्यादा का मार्जिन वो देने की कोशिश करेंगे तो उन पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि एक डेली की पीक रेट होगी, उसको वो कैलकुलेट करेंगे, उससे ऊपर जैसे मार्जिन निकलेगा उस तो फिर उस पर पेनल्टी लग जाएगी ब्रोकर्स पे, बेसिकली क्लाइंट्स पे लगेगी, फिर ब्रोकर्स पे भी लगेगी। अगर मार्जिन कम रहेगा तो इस तरीके से ये थोड़ा इन ब्रोकरेज फर्म्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। अपफ्रंट मार्जिन वही है जो ट्रेडिंग करने से पहले आपको पैसे देने हैं, वो अपफ्रंट मार्जिन है। मार्जिन की कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे कैश सेगमेंट में, डेरिवेटिव सेगमेंट में, दोनों में एक्चुअली अलग अलग कैलकुलेशन है। कैश सेगमेंट में बेसिकली वी ए आर ई एल एम प्लस एम टी एम है, और डेरिवेटिव सेगमेंट स्पैन है प्लस ये वी आर एम टी एम ए एल एम है, और उसके बाद एक्सपोजर मार्जिन भी है। एक्सपोजर मार्जिन वैसे तो 3.5% पर कैलकुलेट होता है, लेकिन वो मिनिमम 5% रहेगा। ये भी हम देखेंगे एग्जैक्टली इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लाइंट्स को एक्चुअली क्या अब हायर मार्जिन रखना पड़ेगा। पहले क्या होता है, अगर आप कहीं ब्रोकरेज फर्म से ब्रोकरेज साइट्स देखेंगे ना, तो कोई जैसे कोई तो फुल मार्जिन लेता था वी आर वगैरह कैलकुलेट करके, जिस तरह का मैंडेटरी नहीं था लेकिन लेते थे पूरा। लेकिन कई फर्म्स नहीं लेते थे, जैसे आपको 200 का शेयर 20 रुपये में या 10 रुपये में ही देने को तैयार रहते थे, क्योंकि इंट्रा डे के लिए, क्योंकि एम आई एस, इंट्रा डे, बी ओ सी ओ, काफ़ी तरह की स्कीम्स होती हैं। तो उसके हिसाब से जैसे बी ओ सी में आपको और भी सस्ते में मिल जाता था, आपको 100 शेयर्स का लॉट सस्ते में मिल जाता था। एम आई एस में सस्ते मिल जाता, इंट्रा डे में थोड़ा सा महंगा मिलता था, बी ओ सी में बहुत ही सस्ता मिलता था। इस तरह के बी टी एस टी वगैरह करते रहते, इसमें मार्जिन बहुत कम चाहिए होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब आप कुछ भी करना चाहिए, इंट्रा डे करना चाहिए, आगे का दिन करना चाहिए, आपको मार्जिन पूरा देना पड़ेगा। तो ये क्लाइंट्स के लिए जो थोड़े कम पैसे में इंटरडे करते थे, वो उनके लिए थोड़ा सा रहेगा कि वो अब ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स के लिए कोई खास नुकसानदायक नहीं होगा। इसको हम समझेंगे आखिरी जो हमें रहेगा डिस्कशन जो हम करेंगे कंक्लूजन उसके अंदर, कि ऐसा क्यों मुझे लगता है। ब्रोकर्स, जैसे मैंने बताया कि सेबी ने ये नॉर्म बनाया है कि अब जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, जो भी
इंडिविजुअल की, किसी भी क्लाइंट की, वो एक्चुअली ब्रोकर्स अपने फंड से पैसे देगा, क्लाइंट के दूसरे क्लाइंट की यूज़ नहीं करेगा। ये पहले बहुत होता था, ऐसे कार्वी ने कर रखा था, तो कार्वी के कारण काफ़ी नुकसान हो गया था लोगों को। उनकी एक्चुअली सिक्योरिटी प्लेज हो गई थी दूसरों को, जैसे कि ICICI बैंक वगैरह, इस पर काफ़ी हो हल्ला भी मचा था। फिर बाद में ये डिसीजन आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि वो जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है वो तो इंडिविजुअल्स की ही रहेगी, उसको प्लेज करना काफ़ी गलती थी। और जिसके बाद पावर अटॉर्नी के नियम भी बदले गए थे, नवंबर में हुआ था ये आप देखने दो। अब जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली क्या सिर्फ बाइंग के लिए नहीं बल्कि सेलिंग के लिए भी चाहिए होगी। पहले क्या होता था, ये थोड़ा सा कह सकते मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल लगा ये पॉइंट, कि सेलिंग में क्यों चाहिए इसका ऐसे जो अभी तक बताया जा रहा है कि वो इसका बोलूँगा कुछ इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए आपने 200 शेयर्स खरीद लिए SBI वगैरह के, SBI के ऐसे, अब किसी में क्या होता है T+1 डे होता है, किसी में T+2 डेज होते हैं। तो आपके अकाउंट में जैसे आपने खरीद ली 5000 शेयर्स, तो आपको 5000 का जो मार्जिन लगा था वो तो लग गया। अब वो अभी आप तक आपके अकाउंट में आए नहीं है और कल आप उसको सेल करने जाते हैं, तो क्या होगा, आपको सेल करने पे भी उतना ही मार्जिन देना है। ये जो मतलब न्यूज़ में जो रिपोर्ट चली वो कुछ इस तरीके की है। अब देखते हैं, वर्कआउट करते हैं सेबी किस तरीके से फाइनली इसको लेकर आती है। तो मैं न्यूज़ में जो समझ में आ रहा था वो कुछ इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल है कि जब आपके पास शेयर है और आप बेचना ही चाह रहे हैं तो फिर क्यों मार्जिन मनी चाहिए। और वैसे भी अगर सेल करके बाय करते हैं तो आपको जो लॉस होता है उस पर मार्जिन कट हो जाता था, मतलब जो आपका लॉस होगा वो आपके जो भी पैसे हैं उसमें से कट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको सेलिंग करने में फुल मार्जिन चाहिए, चाहे बाइंग करने जा रहे हो तो वो फिर उसके लिए अलग से मार्जिन लगेगा। तो ये थोड़ा सा क्लाइंट्स के लिए दुखदायी रह सकता है। इसमें एक्चुअली ये है, ये इसकी NSE की वेबसाइट है। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ, ये वाला जो पॉइंट है ना, इंडेक्स, ये VR मार्जिन आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी VR देख रहे होंगे आप, ये 18.95% है। तो ये परसेंटेज टाइम में रहता है। तो ये है, ये वैल्यू ट्रेस, यानी आपको जो भी शेयर है ये 200 नहीं 200 पे 192 पे चल रहा है, 191 पे चल रहा है। तो इसका 18% आप मिनिमम मार्जिन ये लगेगा VR। खैर उसके और भी कैलकुलेशन है ELM MTM, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे 200 का शेयर है, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो 10 रुपये के उस पर भी मिल जाएगा रेट पर, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज फर्म्स थी वो जनरली सिर्फ ये कैलकुलेट करती थी कि एक दिन में कितना मूवमेंट ले सकता है, उसके हिसाब से कितना नुकसान हो सकता है, तो उनको कितना वो उसके लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए दिन में 5-7 रुपये का लेता है, तो आपको तो 7 रुपये का अगर आपके अकाउंट में है तो उस पर भी वो दे दे, तो 7 रुपये तक का अगर लॉस हो गया तो वो आपके फर्म भर जाएगा, मतलब वो जो लॉस है उसका पैसा तो ब्रोकरेज फर्म्स को मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक्चुअली क्या है कि ये विंड इंडेक्स जो है, जो सॉरी ये VR मार्जिन है, ये फुल लगेगा, ये 20% लगेगा, यानी 191 पे आप 200 का शेयर मान लेते हैं फॉर ईजियर कैलकुलेशन, ये लगभग 38 रुपीज़ मिनिमम देना होगा VR का मार्जिन। अभी इसमें ELM भी बचा है, ELM इसमें 3.5 दिखाया हुआ है, लेकिन मिनिमम 5% लगेगा इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे। तो इस तरीके से ये हो गया लगभग 18.5 23% होगा। तो 24 18 एंड हाँ 19 एंड 5 कर लेते हैं, 24% का मिनिमम आप रफ के लिए मान लीजिए 25% होगा, यानी 50 रुपये लगेंगे आपको एक शेयर खरीदने के लिए, जो कि पहले आप सिर्फ आपको 10 रुपये में या 7 रुपये में इंटरडे के तौर पे मिल जाते थे। अब से ऐसा नहीं होगा। अब मार्जिन की कैलकुलेशन कैसे होगी ये देख लेते हैं। मार्जिन की कैलकुलेशन क्या है, कैश सेगमेंट में वैल्यू एट रिस्क, जो मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और मार्क टू मार्केट के बेसिस पे होगी। ये तीन चीज़ें कैश सेगमेंट के लिए कैलकुलेट होगी। वैल्यू एट रिस्क आपको दिखाई दी, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपको दिखाई दी, लेकिन मिनिमम 5% लगेगा, उसमें 3.5% है। और इसकी एक जो डेली रिपोर्ट्स है NSE की वेबसाइट, उस पर ये अवेलेबल भी रहता है ELM, आप उस पर भी देख सकते हैं हर उस पर कि 5% से ज़्यादा किस पर है। तो कैश सेगमेंट में मार्क टू मार्केट इन केस ऑफ लॉस है। तो मार्क टू मार्केट तो क्या होता है कि आपकी जो बिगिनिंग ऑफ द डे जो प्राइस है और एंड ऑफ द डे जो प्राइस है उसका बीच का डिफरेंस है। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आपको कोई मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लॉस हो गया तो फिर उसका मार्जिन लगेगा। तो ये मार्जिन भी आपके पास एडवांस में होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बेसिकली उस वॉलिडिटी के आधार पर करेंगे कि एक दिन में कितना मूव कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी ये MTM निकाला जाएगा। और अगर इसके बियॉन्ड कुछ हुआ तो VR प्लस ELM के लिए तो क्या है, जो क्लाइंट्स ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी क्लाइंट को मार्जिन दे सकती हैं, ये तो अलाउड है। तो इतना मार्जिन जो सेबी ने अलाउ किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो MTM का लॉस है वो आपके मार्जिन में कवर अप हो जाएगा, और जो
ब्रोकर्स का फंड है उससे आपका वीआर और ईएलएम कवर हो जाएगा अगर वो चाहेंगे तो, फुल इंट्राडे अगर उनको इंट्राडे बढ़ावा देना है तो। डेरिवेटिव सेगमेंट में स्पैन होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क एक्सपोजर मार्जिन प्लस ईएलएम प्लस एमटीएम। तो ईएलएम और एमटीएम और ये वैल्यूएट रिस्क तो आपको पता ही है, खैर इसमें तो वैल्यूएट रिस्क की जरूरत नहीं है। ईएलएम और एमटीएम तो इसमें आपको पता ही है। स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क है ना, ये 6 टाइम्स निकलता है पूरे दिन में। एक बिगिनिंग में निकलता है, एक दिन में 4 बार निकलता है, फिर और एक एंडिंग ऑफ द डे निकलता है, यानी 6 रिपोर्ट निकलती है। ये भी आपको डेली रिपोर्ट्स आप क्लिक करेंगे, डेली रिपोर्ट्स इक्विटी, तो उसमें आपको दिखाई दिखा बाकायदा बनती है, इसकी फाइल बनती है पूरी। एक्सपोजर मार्जिन ये एक्चुअली एनएससी की वेबसाइट पे अलग से दिया हुआ कितना है, ये कैलकुलेशन 3% के आसपास रहती है। लेकिन जब सिक्योरिटी ये डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात आएगी कैलकुलेशन की, तो उसको 5 पे रखा जाएगा, जो एनएससी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। जो वीआर का मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिकली लिक्विडिटी बेस पे होता है। जिसके 3 ग्रुप होते हैं वीआर का जो कैलकुलेशन होता है ना, हम वैल्यूएट रिस्क को हमेशा देखते थे, ये एक्चुअली 3 ग्रुप्स में होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में क्या होता है, लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, इनमें वॉलिटिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक होती है और ये बहुत ही हाई, मतलब बाइंग सेलिंग बहुत ईजिली हो जाती है, तो इसमें थोड़ा ईजीनेस होती है। 3.5 टाइम्स ऑफ वॉलिटिलिटी को वीआर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये 7.5%, विच एवर इज हायर, इसके हिसाब से इसको कैलकुलेशन किया जाएगा। ग्रुप सेकंड में थोड़े से इनलिक्विड असेट्स होता है, थोड़े से है, तो इनमें 3.5 टाइम्स वॉलिटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स वीआर और 3 टाइम्स ऑफ इंडेक्स वीआर मल्टीप्लाइड बाय 1.73, जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगी और जो वीआर की कैलकुलेशन है। और ग्रुप थर्ड के लिए वीआर मार्जिन इज इक्वल टू, इसमें 8.66 टाइम्स ये कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि इसमें 5 टाइम्स ऑफ इंडेक्स भी आ रहा है। तो ग्रुप थर्ड होगा, ये इनलिक्विड एसेट वो जनरली वो होते हैं जो हफ्ते में एक ही दिन करीब उनका ट्रेडिंग होती है, उससे ज़्यादा उसको खरीद बेचा नहीं जा सकता और कोई बायर नहीं मिलता, कोई सेलर नहीं मिलता, ये इस तरीके से। तो क्या होगा कि जो कैश सेगमेंट में वीआर का रहेगा वो मिनिमम 7.5% तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो एक जो ग्रुप 1 में उसमें 3.5 टाइम्स ऑफ वॉलिटिलिटी और 7.5%, इसमें से एक लगेगा जो भी हायर रहेगा। तो 3.5 टाइम्स वॉलिटिलिटी अगर कम रहा तो 7.5% लगेगा, तो मिनिमम 7.5% तो लगना ही लगना है, और ज़्यादा रहा तो फिर 3.5 टाइम्स ऑफ वॉलिटिलिटी लगेगी। अब एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज कंप्यूटेड एज 1.5 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, उसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है 66% रेट होती है, सेकंड में 95 होती है, थर्ड में 99, इस तरीके से रहता है। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने बताया हुआ है, मेरी जो ऑप्शंस की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो ऑप्शंस के बारे में बताया, वहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना बताया। जहाँ ऑप्शंस में वॉलिटिलिटी लिखा हुआ ना, उसमें बताया एक्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और लॉगरिथमिक परसेंटेज रिटर्न्स होता है बेसिकली, है ना। तो इसका मीन जो भी निकालेंगे वो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मीन निकालना पड़ता है, फिर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। तो उसका जो कैलकुलेशन होगा लास्ट 6 मंथ्स में जो ट्रेडिंग हुई है कैश सेगमेंट में, उसके बेसिस पे होगी। और इसमें ईएलएम जो होगी मार्जिन की रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम 5% होगी, वैसे ईएलएम बदलती रहती है, 3%, 3.5% इस तरीके से रहती है। जो डेली रिपोर्ट्स है एनएससी की वेबसाइट पर, उसमें एक्चुअली ये आपको मिल जाएगा। एक्सपोजर मार्जिन करके एक फाइल बनी होती है, उसके अंदर ईएलएम लिखी आती है। मार्क टू मार्केट जो मैंने आपको बताया, जो डेली का प्रॉफिट लॉस जो आप करते हैं, कोई भी शेयर या डेरिवेटिव का कोई भी फ्यूचर बाय सेल करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो मार्क टू मार्केट होता है बेसिकली। तो लॉस होगा तो उसी सिचुएशन में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी पहले से कैलकुलेट होगी। डेरिवेटिव सेगमेंट में आपको बताया कि स्पैन है, एमएलएम है, ईएलएम है, एक्सपोजर मार्जिन है। एक्सपोजर मार्जिन में 3 to 3.5% इस तरीके से कैलकुलेशन आता है, लेकिन इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है मार्जिन के लिए, वो 5% ही रखी गई है। स्पैन के मैंने आपको बताया कि 6 फाइल्स बनती हैं पूरे दिन में, बिगनिंग ऑफ द डे, फिर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ड्यूरिंग इंटरडे, फिर एंडिंग में एक फाइल बनती है। 6 फाइल बनी हुई है, उससे स्पैन का कैलकुलेशन होगा। ये डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए थोड़ा सा अलग होता है, इसमें एक्चुअली क्या है, नोशनल वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करेंगे, कई चीज़ें कैलकुलेशन होती है, उसके बेसिस पे ये रहता है। तो स्पैन एक्सपोजर मार्जिन वो 3% ऑफ नोशनल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सॉरी, एक्सपोजर मार्जिन है वो नोशनल वैल्यू का है, तो ये इट इज़ 3% ऑफ नेशनल वैल्यू। तो अब नोशनल वैल्यू क्या रहती है, नोशनल वैल्यू तो जो फ्यूचर के जो आपने जो भी लॉट लिया उसकी जो वैल्यू वही नोशनल वैल्यू है। ऑप्शन के केस में भी जो उसका एक्चुअली प्रीमियम के हिसाब से वो नोशनल वैल्यू है, लेकिन ऑप्शन में क्या मार्जिन नहीं लगेगा अगर आप बाय कर रहे हैं, तो वो सिर्फ सेल करते हैं तो ही मार्जिन लगता है। उसका कारण ये है कि जो बाय करते हैं तो आपका रिस्क उस बाय में ही इंक्लूडेड है, प्रीमियम आप ज़्यादा ज़्यादा उस प्रीमियम को खो सकते हैं बस। तो वो तो पहले ही आपने पैसे दे दिए ऑप्शन खरीदते हो,
तो इसलिए आपका मार्जिन नहीं में ही मतलब प्रीमियम का कोई खास उसमें मतलब नुकसान नहीं रहेगा। लेकिन जो इस ये रहेगा शॉर्ट्स रहेंगे, इसमें एक्चुअली मार्जिन आपको देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स में अगर मार्जिन, क्योंकि शॉर्ट्स में आपका रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है, तो उसको कवर अप करने के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। और फॉर ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 5% रहेगी कैलकुलेशन। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, जिससे इम्पैक्ट ये रहता है कि जो कैश सेगमेंट है उसमें 30 से 40% का डेली टर्नओवर तो इंटरडे में ये मार्जिन के कारण, हायर लेवरेज के कारण रहता है। अब वो क्या है, काफ़ी कम हो जाएगा। एक रफ कैलकुलेशन ये आ रही है कि जब ये डेरिवेटिव वगैरह सब में अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा 100% मतलब जो है, तो इससे टर्नओवर पर 25 to 30% तक का नुकसान होगा। जो रफ कैलकुलेशन, अब एग्जैक्टली तो जब ये होगा तभी पता चलेगा क्या रहता है, कैसे रहता है। लेकिन मुझे थोड़ा कम लगता है इसका कारण, क्योंकि क्या होता है कि जो अगर इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, 25-30% तक वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉलिटिलिटी उसकी कम हो जाएगी मार्केट की, तो उसका तो रिटेलर्स को फायदा ही हुआ। वॉलिटिलिटी कम रहेगी तो आपकी स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगी। कंक्लूजन, अब मैं एक्चुअली अपना व्यू भी दूंगा इसमें, और जो इसका कंक्लूजन है जो न्यूज़पेपर वगैरह में से पढ़ के समझ में आया, जो सेबी सर्कुलर पैकेज समझ आया, तो उसका कंक्लूजन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो पहले का शेयर आपको जो 200 का शेयर अब 10 रुपये में 20 रुपये में मिल रहा था, उस पर अगर आप 5 रुपीज़ अर्न करते तो आपको 25% या 50% का फ़ायदा होता था इंट्रा डे में, है ना। तो ये रहता था। लेकिन आपके इंटर डे में आपको जो मार्जिन देना पड़ेगा वो एक्चुअली 50 रुपीज़ तक देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ के शेयर्स पे। अगर रफली कैलकुलेट करते हैं 60-70 बैठता है वैसे तो, एम सबको मिला मिलू के, तो वो एक्चुअली आपको देना पड़ेगा। तो अब आप 60 रुपीज़ पे या 50 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ अर्न करते हैं, तो वो बेसिकली 10% ही बैठता है, और 20 रुपीज़ पे वो 25% बैठता है। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कम हो जाएगा। वॉल्यूम में बता रहे हैं कि डिक्रीज होगा 20-25%। हालांकि मुझे लगता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो ठीक है, इससे कि एक्चुअली जो बड़े प्लेयर्स जो घुमा देते थे मार्केट को इधर कभी उधर से ऑप्शन और फ्यूचर से, वो थोड़ा सा उस पर लगाम मेरे हिसाब से लगनी चाहिए। जैसा कि अभी किस में हुआ था, शायद 3-4 दिन पुराने एक है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। उसमें ऐसा था, शायद मंडे या ट्यूसडे में ऐसा हुआ था कि उस दिन का जो मूवमेंट था ना सारा, वो ऑप्शंस के कारण आया था। हाँ, फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे का, कल का नहीं, जो पिछले का जो फ्राइडे उसको जो है, उसको उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें मैंने वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सिर्फ ऑप्शंस के कारण ही पूरे मार्केट को उन्होंने घुमा दिया। अदरवाइज तो वो पोजीशन बननी नहीं थी, जो उस दिन जो हुआ मार्केट में वो होना नहीं था। जो अगर ये VAR प्लस ALM से ज़्यादा अगर ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो अगर कोई मार्जिन प्रोवाइड करते हैं और देखिए पीक रेट से अगर वो ज़्यादा निकलता है, तो उतना ब्रोकरेज फर्म पे पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी, क्लाइंट्स पे भी इम्पोज हो सकती है अगर मार्जिन नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके थ्रू आपको उतना ही ट्रेड करना चाहिए जितना आपके पास खुद के पास अमाउंट हो, आपको थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी होगी। हो सकता है बता दें ब्रोकरेज फर्म इसको बता दें कि भाई इस तरीके से आपका इसमें इतनी पेनल्टी लग सकती है, या आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, जैसे कि होता है ना कभी BOC वगैरह में अलाउ ही नहीं करते है, तो ये भी हो सकता है। एक अपरेंट रीज़न जो इसका समझ में आ रहा है, जो मतलब बताया जा रहा है, वो ये है कि एक्चुअली क्या सेबी इस चीज़ पर रोक लगाना चाहती है कि जो ब्रोकर्स हैं वो एक क्लाइंट का पैसा दूसरे क्लाइंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है कि सारे क्लाइंट तो सारा पैसा यूज़ नहीं करते, कुछ तो आइडल पड़ा रहता है, या जैसे मैंने 2-3 दिन के, जैसे आज मैंने कोई पोजीशन नहीं ली, कुछ खास पोजीशन नहीं ली, तो 1:30-2 बजे तक नहीं ली, तो उसके बाद वो यूज़ कर लेते हैं, इस क्लाइंट का पैसा उसमें, उस क्लाइंट का पैसा इसमें, तो उनके पास जो पैसा था उसके थ्रू वो यूज़ कर लेते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स इसको यूज़ कर लेती थी। तो वो उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि अब सेबी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि जो क्लाइंट को अगर कोई भी मार्जिन देना तो ब्रोकर अपने पैसे से देगा, कोई क्लाइंट का पैसा इधर से उधर यूज़ नहीं करेंगे। सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो मुझे इसमें समझ में आ रहा है वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको बहुत कम नुकसान होगा इसमें, क्योंकि नए ट्रेडर्स क्या होता है कि तो रिवेंज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आते हैं तो आपको लॉस होता ही होता है। आप डेरिवेटिव सेगमेंट में लॉस होगा ही होगा, कभी भी फ़ायदा नहीं कमा सकते जो शुरुआती ट्रेडर होते हैं। मैंने हमेशा देखा है, खुद के ऊपर भी मैंने देखा है, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट होता है, कोई कर ले तो कर ले, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ऑप्शन अच्छे समझ में आते हैं, फ्यूचर्स में भी काफ़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्या रिवेंज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। उनको लगता है कि मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, 50,000 थे, 30,000 बचे हैं, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन पे ले लेता हूँ और मैं वापस अपना रिकवर कर दूँगा। 10,000 5,000 रिकवर करते हैं, फिर वापस से लॉस में आ जाते हैं और 15,000 उनके घट जाता है, फिर वो और रिवेंज ट्रेडिंग में। तो इस तरह से पूरा अकाउंटिंग का साफ हो जाता है। अब इस पर रोक लगेगी, क्योंकि हायर मार्जिन चाहिए। अगर आप एक 25,000 हो गए तो 25,000 के फिर 50,000 ही चाहिए वापस से। ब्रोकर भी आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कि आप जो हो कैश सेगमेंट में एंट्री करें और वहीं पर थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें।
बहुत सोच समझ के एंट्री करें। तो उसका नए ट्रेडर्स होंगे उसका बहुत फ़ायदा रहेगा। और नए ट्रेडर्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि नए ट्रेडर्स ने बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इंटरडे में ट्रेडिंग कर डालते हैं। ये जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं वही करते हैं जिनको समझ में आता है इंटरडे किस तरीके से किया जाता है और क्या क्या उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स को भी इसका फ़ायदा होना बताया गया है। एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स क्या है, फ्लैट फीस लेती हैं। जैसे कोई 20 रुपये ले रहे हैं या किसी का मंथली चार्ज ये 1000 रुपये, चाहे आप 5000 ट्रेड कर जाओ तो 5 ट्रेड कर दो आपको 1000 रुपये महीने के देने। तो इस तरह के चार्जेस हैं। तो उनको तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि वॉल्यूम चाहे 100 100 मतलब लाखों में हो चाहे हज़ारों में, क्योंकि वो तो क्या आपके ट्रेड से जो आपको 20 रुपये या 1000 रुपये उनको जो मिलना है उसी से मिलेंगे। लेकिन क्या है, जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म है वो ऐसा नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम भी देती थी, उसका परसेंटेज टर्म रहता है कि जितना आप ट्रेड करते हो उसका ज़्यादा परसेंटेज टर्म रहता है। तो 5 वॉल्यूम पे तो आपका पैसा जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है उससे भी कम लगेगा, लेकिन 500 के अगर वॉल्यूम है तो उस पर आपका जो पैसा होगा वो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है उसका 7-8 गुना भी लगेगा, मतलब 150, 200, 300 रुपये तक भी लग सकता है। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म्स है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा इसमें। ये है इसका, लब बोलो आप। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मिस कर रहा हूँ और तो कुछ है नहीं, अगर कुछ होगी तो मैं बता ही दूँगा आपको अपने अगले वीडियोस में। और थैंक यू फॉर द एक्चुअली बियरिंग विद मी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछिए, हम आपको क्वेरीज़ का आंसर देने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब एड्रेस किया जा सके। जो आपकी इश्यूज़ हैं, क्वेरीज वगैरह जो हैं उनको एड्रेस किया जा सके। और अपने दूसरे दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। हाँ, आप मेरा एक्चुअली क्या है वो एक वीडियो देख सकते हैं जो ऑप्शंस का, उसमें आपको स्टैंड डेविएशन समझ में आ जाएगा।